ओके, सो ये जो सीरीज होने वाली है, ये ल्यूसेंट की सीरीज होने वाली है एंड माय फंडा इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. I am going to walk you guys through this entire book of Lucent in a very simple manner. ठीक है, मैं हर एक एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल वे में समझाते चलूंगी so that when you are watching this video or even listening, भले आप मुझे देख नहीं रहे हैं and you just play the video, you are able to understand the content. So without wasting a single second, let's start with historical sources. तो अगर historical sources की बात करें तो ये हमें क्या बताते हैं? इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम, इसलिए इन्हें हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है. अब दो टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. अब लिटरेरी सोर्सेस के कंपैरिजन में अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो इन्हें ज़्यादा रिलायबल कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू चेंज देम. भाई आर्कियोलॉजी क्या है? कोई भी चीज़ डिग इन करके निकालना, राइट, द डिस्कवरी ऑफ इट. तो इसलिए उसको चेंज करना इट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. एंड दैट इज वाई ऐसा कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दे टेक प्रेसिडेंस ओवर द लिटरेरी सोर्सेज. प्रेसिडेंस का मतलब कि हम पहले उसको तवज्जो देते हैं टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज कंपेयर टू द लिटरेरी वन. ठीक है, ये पहले आते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कम इन द रैंकिंग फर्स्ट एज कंपेयर टू द लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, ऑलराइट. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर, हाँ, तभी हम कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया. अब लिटरेरी सोर्सेज पे आते हैं. सो लिटरेरी सोर्सेज हमारे दो कैटेगरीज के हैं, इंडिजिनस एंड फॉरेन. अब इंडिजिनस सोर्सेज भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज, रिलीजियस एंड सेक्युलर. रिलीजियस में क्या क्या आता है हमारा? रिलीजियस में हमारा आता है ब्राह्मणिक, दैट इज हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट एंड सो ऑन. सेक्युलर में क्या क्या आता है हमारा? हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट एक्सेट्रा. चलो, अब ब्राह्मणिक की बात करते हैं. तो ब्राह्मणिक यानी हिंदू टेक्स्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? श्रुति एंड स्मृति. ठीक है, श्रुति, श्रुति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है? हमें संहितास मिलते हैं जिन्हें वेदास कहते हैं, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद. ठीक है, स्मृति टेक्स्ट की बात करें, स्मृति टेक्स्ट में वी गेट वेदांगास और सूत्रास, स्मृतिस, एपिक्स जो कि रामायण एंड महाभारत हैं, एंड पुराण. अब देखो, चार तरीके के संहितास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. नाउ अब देखो ये टेबल है ये बताता है कि जैसे ऋग्वेदा हमारा कंपोज हुआ था 1500 बीसी टू 1000 बीसी के अराउंड, और ये कहाँ पाया गया था? सप्त सिंधव रीजन में, सप्त सिंधव रीजन. यजुर, साम और अथर्ववेदा 1100 बीसी टू 600 बीसी के दौरान कंपोज किए गए हैं, और ये कौन से रीजन में पाए गए? कुरु पांचाल रीजन. ठीक है, ओके. तो वेदास क्या है? सो वेदास दे थ्रो more light on the religious, social and economic life उस समय की. ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताते थे बट थोड़ा लेस, एंड दैट टू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस. ओके, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू यजुर्वेदा एंड सामवेदा. ओके, चलो अब कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्राह्मणास के आते हैं. सो ब्राह्मणास ये कंपोज हुए थे 1000 बीसी टू 600 बीसी. ठीक है, इन्हीं में से एक टाइप ऑफ ब्राह्मणा है शतपथ ब्राह्मणा.
जो क्या बताता है? इट थ्रोज लाइट ऑन गांधार, शाल्या, केकेया एक्सेट्रा रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक है। एंड कुरु पंचाल, कुशाल, विदेहा स्टेट्स ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ओके, बस इतना ही समझो अभी। अरण्यकास कब कंपोज हुए थे? अरण्यकास कंपोज हुए थे 1000 BC टू 600 BC। इसका एज सच कोई बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं पाया गया है। ठीक है। अब कंपोजिंग टाइम की बात करते हैं। सो कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद्स ये हुए हैं समवेयर अराउंड 1000 BC टू 500 BC। और जो सबसे बेस्ट लर्निंग ऑफ उपनिषद है वो पराविद्या है। पराविद्या यानी स्पिरिचुअल लर्निंग। और एम क्या है? इस पराविद्या का एम क्या है? तो ये कहते हैं कि द एम ऑफ लाइफ इज मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू वर्ल्ड सोल। ठीक है। एक इंसान की अपनी खुद की सोल फाइनली मर्ज हो जाती है इनटू वर्ल्ड सोल। इसे कहते हैं अपन पराविद्या। अब ये जो कंबाइंड स्टडी है ऑफ ब्रह्मणास एंड उपनिषद्स, these together they provide the historical information। कौन से किंग से कौन से किंग तक? फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिंबिसार। ठीक है। ओके। अब वेदांगास का कंपोजिंग टाइम क्या है? 600 BC टू 200 AD। वेदांगास क्या करते हैं? दे थ्रो लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। अब कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृति पे आते हैं। स्मृति कब कंपोज हुआ? फ्रॉम 600 BC टू 600 AD। स्मृतिज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें प्रोवाइड करते हैं नॉलेज ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट टाइम, उस समय की थ्योरीज, कस्टम्स, किंग्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, किंग्स का रिलेशन अपने खुद के सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। अब कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स का क्या था? दैट इज रामायण एंड महाभारत। ये था फ्रॉम 400 BC टू 400 AD। रामायण किसके द्वारा कंपोज किया गया था? बाय वाल्मीकि जी। क्या करता है रामायण? सो रामायण थ्रोज लाइट on political, social and religious conditions of India at that time। ठीक है। और ये बुक हमें और क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये बुक हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद्स। और इसके अलावा ये यवंस के बारे में भी बताता है। यवंस were nothing but Greeks and Sakas were nothing but Scythians। महाभारत की बात करते हैं। चलो, महाभारत कंपोज्ड बाय वेद व्यास। अगेन महाभारत भी रामायण की तरह उस समय के पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। और ये जो एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वॉर है, ठीक है, इट इज एक्चुअली द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वॉर जो कि लड़ा गया था अराउंड 950 BC बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। और महाभारत क्या क्लेम करता है? महाभारत क्लेम करता है यन्न भारते तन्न भारते, यानी कोई भी चीज जो कि महाभारत में नहीं है वो भारत का ही पार्ट नहीं है। ये इनका बिलीफ था। ठीक है। सो गिरिविराज द कैपिटल ऑफ मगध, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है महाभारत में। और महाभारत हमें और क्या क्या इन्फॉर्म करता है? ये हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द पांचाल स्टेट जो कि उस समय एग्जिस्टेंस में था। इसके अलावा क्या बताता है? इट मेंशंस हुन्स along with यवंस एंड साकास। अब पुराण पे आ जाते हैं। सो द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण्स is 400 BC to 400 AD। पुराण्स क्या करते हैं? सो पुराण्स दे थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब से? एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द गुप्ता पीरियड। अब जनरली जो पुराण्स हैं इनके 5 सेगमेंट्स हैं। ठीक है। सरगम,
सर्ग इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। आप सर्ग भी कह सकते हो, सर्ग भी कह सकते हो। प्रतिसर्ग, दैट इज रिक्रिएशन। वंश, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड सेजेस। सो जीनियोलॉजी का मतलब क्या है? उनका असेंडेंस, पहले कौन से भगवान, फिर कैसे इनका रूप हुआ, कैसे इवॉल्व हुए, ये सब पूरा। ठीक है। मनवंतर, इपॉक्स ऑफ मनु। ठीक है। वंश अनुचरितम, वन सनुचरितम, ये क्या बताता है? नैरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज। नैरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज का मतलब एंशिएंट डायनेस्टीज का बारे में जो भी नरेशन था उस समय, जो एंशिएंट डायनेस्टीज कैसे एग्जिस्ट करते थे, वो चीज। अच्छा, अब वंश अनुचरितम जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस रखता है इन आर हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली वंश अनुचरितम जो है, ये हर कुरान में नहीं पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन से वो कुरान है जिसमें वंश अनुचरितम पाया जाता है? तो वो है हमारे मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य एंड गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण, ये जीनियोलॉजीज बताता है ऑफ पूर्वा, इक्ष्वाकु, बृहदार्थ डायनेस्टीज के बारे में। बट एज सच इसका डेट इज नॉट डेफिनेट। ठीक है।